हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पढ़ो भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का फुल एक्सप्लेनेशन। तो आ जाइए, पेज नंबर 11 निकाल लीजिए, एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं अंडरलाइन करने बोलूंगा और उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और जो खास इंपॉर्टेंट आपको लगेगा कि लिखना चाहिए उसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है। तो लास्ट क्लास हमने वीडियो में डिस्कस करा था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और साथ ही हमने वहां साइंटिफिक नोटेशंस भी देखी थी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, गेलुसाइक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। और कल से हमारा पूरा मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। वहां से एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव डेंसिटी, सारा चीज हम एनसीईआरटी वाइज फुल्ली बताएंगे। ठीक है। तो लास्ट की वीडियो में जिसने नोट्स डाउनलोड नहीं करी थी तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे पहले पोस्ट कर दी है, तो कृपया जाके नोट्स देख लीजिए वहां पर। हाँ, इंस्टाग्राम पे लिखेगा पढ़ो भाई, वहां पे आ जाएगा हमारा चैनल, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, कॉपी पेन निकालो और जाके पढ़ो। तो पहला है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने याद करो शुरू में पढ़ा था मिक्सचर वाले में कि वहां पर हमारे पास केमिकल कंबाइन करते हैं एक दूसरे से। ठीक है। एटम्स कंबाइन कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो वहां पे कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, होता है ना, होता है ना। ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये बोलता है कि जो हमारे एटम मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे उनको वहां पे कुछ पैटर्न बन रहा होगा, कुछ पैटर्न बन रहा होगा, कोई चीजें कांस्टेंट होगी, है ना, कुछ रेशियो कांस्टेंट होगा, कुछ कुछ होता है वहां पर, कुछ चीजें हो रही होती है। ठीक है। यहाँ पर उसी के बारे में डिस्कस करना है, तो उसके रिगार्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगाड्रो लॉ, गेलो साइक्लो, 5 लॉ हमें मिले गए हैं वहां पे पैटर्न्स को समझने के लिए। क्लियर है। चलो अब देखते हैं एक एक करके क्या क्या है। आ जाओ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट, तो इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ये तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं जी कि मैटर को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, बस ये एक फॉर्म में अनदर एनर्जी वाला है, तो एनर्जी कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, जस्ट ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। उसी तरह मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, यहाँ पे बस क्या होता है आगे पढ़ेंगे कि एटम्स आपस में रीयूनाइट करते हैं ताकि एक कंपाउंड से रिएक्ट करके वो अलग दूसरा कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये होता है यहाँ पर। तो इसके रिगार्डिंग हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल दिस कुछ हमारा H2 है, ये हमारा O2 है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए, तो यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, ये क्या होगा, ये दोनों मासेस का, इसका इसका मास का सम के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये हमारा 10 ग्राम है H2, ठीक है, और ये हमारा ये H2 है, ये O2 है, ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये आपस में कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से कंबाइन करेंगे। ठीक है, सॉरी ये 20 ग्राम है, ये 10 ग्राम है। ठीक है, ये 20 ग्राम H2 है, 10 ग्राम O2 है, तो कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे 30 ग्राम आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से होता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मासेस जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है, कंजर्व होती है। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये तो ठीक है। अब देखो, मास ऑफ द रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। ये क्लियर हुआ। अब इसको हम और भी अलग तरीके से बोल सकते हैं कि मोल्स वहां पे कंजर्व है, मोल्स बिफोर द रिएक्शन इक्वल टू मोल आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है। अब ये मोल्स का कंजर्वेशन के ऊपर ना एक टॉपिक ही है पूरा जेई में। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे जब जेई के सीरीज आएंगे तो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है कि रिएक्टेंट बिफोर, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो,
कंबशन रिएक्शन हो रहा है, जब भी याद रखना कि हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट किया जाता है, वो रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन बोलते हैं और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। ओके, अंडरस्टैंड, समझ गए? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 16 ग्राम CH4 कंबाइन कर रहे हैं 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम हमारा H2O प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो क्या होता है कि 16 ग्राम CH4 कंबाइन कर रहा है 64 ग्राम O2 से, तो टोटल हो गया 80 ग्राम। और यहाँ पे देखो 44 प्लस 36 भी 80 ग्राम होता है, तो बोलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास समझ गए। अंडरलाइन क्या करना है इसमें, इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो अपने एनसीईआरटी में। दिस लॉ वाज पुट forth by Lavoisier in 1789. He performed careful experimental study for combustion reaction. इसने combustion reaction के ऊपर experiment करके पता किया चीजें। For reacting to the above conclusion, this law formed the basis of several later developments in chemistry. In fact, this was the result of exact measurement of masses of the reactants and the products and carefully planned experiment formed by Lavoisier. मेन चीज क्या था कि इसने लेवोराइजर ने किया था ये एक्सपेरिमेंट को, वो भी कंबशन रिएक्शन को एक एग्जांपल कंसीडर करके उसने कंसीडर किया था, तो वहीं से फिर उसने आगे सारे रिएक्शन में देखा कि हाँ मासेस क्या होते हैं, कंजर्व हो जाते हैं। ठीक है, बस इतना जानना था। क्या जानना है इसमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। खत्म ये टॉपिक। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, देखो this law was given by the French chemist Joseph Proust. He stated that a given compound always contains exactly the same proportion of element by weight. इसका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि गिवन कंपाउंड में एलिमेंट का जो वेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखो Proust worked with two samples of cupric carbonate, one of which was natural origin and other was synthetic one. He found that the composition of element present in it was same for both of the sample as shown below. ठीक है, अब इसने क्या बोला, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या कहना है कि जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मान लीजिए H2 और O2 कंबाइन कर रहे हैं हमारा, बना रहा है वाटर। ठीक है, अब ये वाटर को अगर हम देखो अलग अलग सोर्सेस से लेते हैं, फॉर एग्जांपल सी वाटर ले लिया, रिवर वाटर ले लिया, रेन वाटर ले लिया, सीवेज का नाला का पानी ले लिया, तो उसमें जो पानी होगा उसके अंदर जो H2 और O2 का प्रोपोर्शनल जिस रेशियो से वो कंबाइन करे होंगे, वो रेशियो हर सोर्स के वाटर का सेम ही आएगा। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आया? देखो हर तरफ से हमने हर जगह से पानी ले रखा है, यहाँ पर देखो 2:1 है, 2:1 है, 2:1 है, 2:1 है, हर तरफ हम देख पा रहे हैं क्या कि रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लिखा thus the ratio of element remains same and do not depend upon source। ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन क्लियर हो गया। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं इन ए कंपाउंड सेम रेशियो से कंबाइन कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि आप एलिमेंट को, आप वो चीज जो कंपाउंड है उसको आप एक्सपेरिमेंटल वे में प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कहीं दूसरे सोर्स से लेकर के आ रहे हो, कहीं से भी लेकर के आ रहे हो, वो वाटर में H2 और O2 का कॉम्पोजिशन क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। उसका कंबाइनिंग रेशियो क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। क्लियर है? हाँ, इसको आप एक एग्जांपल से भी कंसिडर कर सकते हो। लाइक इंसान जो है वो इंडिया का पकड़ लो, अमेरिका का पकड़ लो, कहीं का भी फ्रांस का पकड़ लो, साउथ अफ्रीका का पकड़ लो। ठीक है, कहीं का भी इंसान क्या होगा, उसके पास दो हाथ होंगे, दो आंख होगा, एक नाक होगा, एक मुंह होगा, एक कान होगा, एक सर होगा। ठीक है, इस तरीका से इसका मतलब क्या कि है वो इंसान, कहीं से भी अगर हम उसको ढूंढ के लाते हैं तो उसके पास ये सारा कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है। दो हाथ होते हैं, एक नाक होता है, मतलब हर चीज का प्रोपोर्शनैलिटी कंबाइनिंग रेशियो सेम है। ठीक है, इंसान है तो उसके अंदर दो हाथ कंबाइन करेंगे, एक सर लगेगा, दो पैर लगेंगे, एक नाक लगेगा, दो आंख लगेंगे, एक मुंह लगेगा। ठीक है, ये कंबाइनिंग का रेशियो
हर इंसान में सेम होता है। उसी तरह वाटर, अगर कोई भी एक कंपाउंड पकड़ लो, वाटर, अमोनिया, CH4, सब में कंबाइनिंग रेशियो सेम रहेगा, चाहे तुम उसको कहीं से भी पकड़ करके लेके आओ। ठीक है, होपफुली अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा of proportion. Yeah. Thus, in respective of source, a given compound always contains same number of same contains same elements in same proportional. The validity of this law has been confirmed by various experiments. It is sometimes also referred to as law of definite proportion. ठीक है? Now, law of multiple proportion क्या बोलता है? सुनो. This law was proposed by Dalton in 1803. According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combined with the fixed mass of other element are in simple whole numbers. देखो इसमें कहने का क्या मतलब है, थोड़ा सा सुनना, ठीक है, जानने का चीजें इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तो कुछ कुछ होता कोई भी समझ ले, ये थोड़ा सा समझने वाला चीज है, ठीक है। और क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली नीट में इससे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। लॉ देखो, सबसे पहले ये ओनली एप्लीकेबल व्हेन टू एलिमेंट्स विल कंबाइन टुगेदर फॉर मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है। ये तभी एप्लीकेबल आप कर पाओगे जब दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे होंगे, ठीक है, तभी ये लॉ एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं एप्लीकेबल। Now, according to this law, when two elements can combine to form more than one compound, ठीक, दो एलिमेंट जब कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे होंगे तब द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। दो वर्ड का यूज किया गया, मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, मतलब यहाँ जो दूसरा एलिमेंट है इसका मास क्या है, फिक्स है। पहला एलिमेंट का मास दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ जो कंबाइन करने का जो रेशियो है, ठीक है, वो मान लीजिए दो कंपाउंड बना रहा है तो दोनों का रेशियो वो जो आएगा कंबाइन करने का वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। नहीं समझे? एक एग्जांपल कराते हैं, समझ जाओगे। देखो यहाँ पे देखो जरा, H2 प्लस O2 है, ये कंबाइन कर रहा है, ठीक, ये कंबाइन करके हमारा H2 भी बना रहा है और H2O2 भी बना रहा है, ठीक है। अब देखो, हमने इसे अपनी मर्जी से हमने ले लिया कि H2 फिक्स है, आप O2 को भी फिक्स कर सकते हो, मैंने H2 को ले लिया, ठीक, H2 को हमने फिक्स कर दिया। तो अब देखो H2 का 2 ग्राम कंबाइन करेगा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है। थोड़ा आपको मासेस याद करनी होगी, ठीक है, वो थोड़ा सा काम देगा। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, यहाँ पर। अब देखो सेम यहाँ पर भी देखो, 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो दोनों का यहाँ पे तो H2 फिक्स है, वेरिएबल है O2। अब O2 का मास का रेशियो जो है, कंबाइनिंग का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर में आएगा। देखो अब यहाँ पे हमने कर दिया रेशियो 1 और 2, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, अब दोनों को रेशियो कर दिया तो 16/16:32, ये हो गया 1/2। अब ये 1/2 है, सिंपल होल नंबर है, ठीक है। ये मतलब कि हमारा जो रेशियो आया फ्रैक्शन में नहीं आया, मतलब 1.5:2.33 ऐसा नहीं है ना, हमारा जो नंबर है वो होल नंबर है ना, कंप्लीट है ना, ऐसा तो नहीं है 1.33:2.78, ऐसा तो नहीं है ना, डेसिमल में तो नहीं है। जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर्स में है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, C प्लस O2 ये कंबाइन कर रहे हैं CO से और CO2 बन रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो इसको हमने कार्बन को फिक्स कर लिया, ठीक है। तो देखो 14 ग्राम कार्बन कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम से, 14 ग्राम कार्बन अगेन यहाँ पे कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक है। अब ये जो 16 और 32 है इसका रेशियो कर लो आप, तो 16 और इस टू 32, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1:2। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे कि रेशियो जो है सिंपल होल नंबर में है। क्लियर हो गया? होपफुली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्लियर हो गया होगा। जिनको भी देखो, सबसे पहले बात बोलते हैं, जिनको जो जो नहीं समझ यहाँ पे आ रहा होगा वो लोग क्या करेंगे, कमेंट कर देना, ये यहाँ पे इतना टाइम पे ये चीज ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया, पहला। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो वहां पे, फॉलो भी कर देना, मैसेज भी कर देना, नोट्स भी वहीं मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। ज्यादा ज्यादा प्रिसाइज रहेगा आपके लिए। हो गया? देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है,
लॉ ऑफ मल्टीपल। नेक्स्ट हमारे पास आता है गेल लुसाइक और एवोगाड्रो लॉ। अब देखो गेल लुसाइक लॉ क्या बोलता है, देखो दिस लॉ, अच्छा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये जो अंडरलाइन है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना याद से। गेल लुसाइक लॉ देखो, व्हेन गैसेस कंबाइन or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all the gases are at same temperature and pressure। कुछ नहीं समझ में आया? Obviously देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो था वो हमारा मासेस के ऊपर बोला जा रहा था, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो था वो हमारा मासेस के ऊपर कह रहे थे बातों कि तुम्हारा जो एक एलिमेंट है उसके अंदर सॉरी एक कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है उसके अंदर जो आपका एलिमेंट्स कंबाइन कर रहा होगा वो क्या होगा, वो फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहा होगा, ऐसा है, यही बोला गया था। वो जो कंबाइन कर रहा होगा वो फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहा होगा, वहां पे मासेस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा, तो वहां पे हमने मास को कंसीडर किया, वहां पे हमने मास को कंसीडर किया। गेलुसाइक लॉ ने उस मास की जगह वहां पे वॉल्यूम को कंसीडर किया। अकॉर्डिंग टू गेलुसाइक लॉ यहाँ पे मोल्स को प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कर लो, ठीक है, यहाँ पे मोल्स को वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो जाता है, बस यही बात है गेलुसाइक लॉ की, ठीक है। अब देखो ये एक एग्जांपल है, इसको हम समझेंगे। Thus the volume of hydrogen and oxygen which combine together bear simple ratio 2:1। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन है वो 100 ml से कंबाइन कर रहा है 50 ml में, तो 100 ml वाटर बन रहा है, ठीक है, 100 ml यहाँ पे वाटर बन रहा है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंबाइनिंग का जो रेशियो होगा, कंबाइनिंग का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा, ठीक है, कंबाइनिंग का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो according to this law gases combine in simple ratio of their volume to form product and if the product form is also gas, ठीक है, दो गैस कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है और जो प्रोडक्ट बना रहा है अगर वो भी गैस है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इट विल बी द सिंपल वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम्स, जो कंबाइनिंग वॉल्यूम और जो प्रोड्यूस वॉल्यूम होगा गैस का, उनका कंबाइनिंग कैपेसिटी अगर तुम रेशियो करोगे तो वो सिंपल होल रेशियो में आएगा, ठीक है, जैसे हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में पढ़ा था, राइट। अब देखो एग्जांपल है N2+3H2 NH3 बना रहे हैं, तो एक वॉल्यूम इसका कंबाइन कर रहे हैं तीन वॉल्यूम इसके, तो हमारा दो वॉल्यूम प्रोड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। एक वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है तीन वॉल्यूम से, वॉल्यूम मतलब कुछ यूनिट होगी वहां पे, ठीक है, तो एक वॉल्यूम तीन वॉल्यूम से कंबाइन कर रहा है तो दो वॉल्यूम यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये इसका जो रेशियो करोगे तो 1:3 रेशियो में कंबाइन कर रहा है, 1:3:2, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे जो कंबाइनिंग रेशियो 1:3 आएगी, ठीक है, सिंपल। एवोगाड्रो लॉ, नाउ अब ये एवोगाड्रो लॉ क्या है, तो Avogadro proposed the equal volume of gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules। अब इसने क्या बोला कि according to this law equal volume of all gases under similar condition of pressure and temperature contain equal number of mole। अगर दो गैस ले लिया आपने, देखो दो गैस ले लिया वन एंड गैस टू, ठीक, अब ये गैस है एक वन, तो इसका टेम्परेचर है पी प्रेशर पे है, टी टेम्परेचर पे है, वी इसका वॉल्यूम है, सेम वे में इसका भी प्रेशर पी है, इसका भी टेम्परेचर टी है और इसका भी वॉल्यूम वी है, तो इसके अंदर जितने मोल्स होंगे और इसके अंदर जितने मोल्स होंगे ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यही था एवोगाड्रो लॉ, क्लियर। यहाँ पे वॉल्यूम वी है, टेम्परेचर टी है, प्रेशर पी है, यहाँ पे भी सेम, दोनों ही सेम कंडीशंस पे है, गैसेस का कंडीशन सेम होगा, सेम कंडीशन पे है मतलब उसका स्टेट सेम होगा, गैस की स्टेट सेम होगी, ठीक है, यहाँ पर तो वहां पर क्या होगा आर एट, अब ये दोनों सेम कंडीशन पे है, आइडेंटिकल कंडीशन मैंने लिखा, देन मोल ऑफ वन गैस इक्वल्स टू मोल ऑफ सेकेंड गैस, तब वहां पे दोनों का मोल्स सेम, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो एवोगाड्रो लॉ में इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एवोगाड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या डिस्टिंक्शन बताया, व्हिच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इन द प्रेजेंट टाइम इफ वी कंसीडर अगेन द रिएक्शन
of hydrogen and oxygen to produce water, we see that two volume of hydrogen combine with one volume of oxygen to give two volume of water without leaving unreacted oxygen. Note that in figure 1.9, each box contains equal number of molecules. In fact, Avogadro could explain the above result by considering the molecule to be polyatomic. If hydrogen and oxygen were considered as diatomic as recognized now, then the above results are easily understandable. However, Dalton and others believed that time that atoms of same kind cannot combine and molecules of oxygen or hydrogen containing two atoms did not exist. Avogadro's proposal was published on uh, journal French journal de Physique. In spite of being correct, it did not gain much support. After 50 years, in 1960, first international conference on chemistry was held in uh, Karlsruhe, Germany, to resolve various ideas. At the meeting, Stanshino Canizaro present a sketch of a course of chemical philosophy which emphasizes the importance of Avogadro work. ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा नाउ। अब देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि although the origin of idea that matter is composed of small individual particle called atomio meaning indivisible dates back times Democritus a Greek philosopher, ठीक है, started emerging as a result of several experiment studies which led to the laws mentioned above, ठीक। तो डाल्टन ने कुछ अपना थ्योरीज दिया था रिगार्डिंग मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मैटर वो क्या होता है, इंडिविजुअल होते हैं। ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट कैन हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी करनी है, ठीक है। तो ये लास्ट है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी करनी है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट बोलता है कि मैटर कंपोज ऑफ एटम, कोई भी चीज है वो किससे मिल करके बना है, एटम से। तो एटम क्या होता है, तो एटम वैसे पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये था डाल्टन का फर्स्ट लॉ। सेकेंड उसने क्या बोला था, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हैव आइडेंटिकल मास, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, ठीक है। अब देखो एटम्स है, मान ले आयरन का टुकड़ा है और यहाँ पे स्टील है, तो आयरन के टुकड़े के जो एटम्स होंगे उसका कुछ अपना प्रॉपर्टी होगा और हर एक एटम का आइडेंटिकल मास होगा। मतलब ये किससे मिलके बने होंगे, ये सिर्फ आयरन के इसके जो एटम्स होंगे वो एक तरह के एटम्स होंगे जिनका मास क्या होगा, आइडेंटिकल मास होगा। सब सारे एटम का मास क्या होगा, सेम सेम मास होगा। इनके सारे के सारे एटम एक जैसे होंगे, उनका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, इनका मास एक जैसा होगा, ठीक है। ये था। अगर हम वही दूसरा एलिमेंट के बारे में तय करते हैं, मान लीजिए कॉपर है, तो इनके ये किससे मिलके बना होगा, ये जो एटम से मिल करके बना होगा, इनका सारा एटम का प्रॉपर्टी है ना, इसके प्रॉपर्टी से डिफरेंट आएगा। इसका सारा एटम का आपका मास इस एलिमेंट के एटम के मास से डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आयरन है, कॉपर है, तो इसके एटम का जो हमारा प्रॉपर्टी है वो इसके एटम के प्रॉपर्टी से अलग है। इसके एटम का जो मास है इस एटम के मास से अलग है। क्लियर आया, ये था डाल्टन का सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। मतलब ये बात तो पहले से बोल ही रहा था और यहाँ फिर से बोल दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे है, compounds are formed when atoms of different element combine with the fixed ratio। या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बन रहा है, तो इसमें 2:1 का रेशियो आ रहा है, कंबाइनिंग रेशियो। उसी तरह यहाँ पे 1:3 का कंबाइनिंग रेशियो आ रहा है अगर N2 और अमोनिया को कंबाइन कर ले, देख लो, है ना। यहाँ पे देख लो कि कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कंबाइनिंग रेशियो 1:1 आ रहा है। तो ये कंबाइनिंग का रेशियो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर होगा। नाउ chemical reaction involve reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed. Law of conservation of mass। उसी टाइप का ये भी लॉ है, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नाउ यहाँ पे देखो, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व reorganization of atom, thus atom are neither created nor destroyed in chemical reaction। मतलब नोट्स के अंदर हमने एनसीईआरटी की लाइंस को निकाल करके रख दी है, आपको एनसीईआरटी की स्टोरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाओ, नोट्स देख लो, वहां से पढ़ लो, एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, CH4 प्लस O2, CO2 और H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि CH4 के अंदर कार्बन के साथ क्या है, 4 हाइड्रोजन अटैच है, ये O2 के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन एक अलग था, पहले रिएक्टेंट में ऑक्सीजन अलग था, CH4 अलग था। अब क्या हुआ, रिएक्शन के दौरान एटम सब रीऑर्गेनाइज हुए आपस में, रीयूनाइट हुए आपस में, जिसमें कार्बन यहाँ पे कंबाइन कर गया ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन इसका कंबाइन कर गया अनदर ऑक्सीजन के साथ, जो मिल करके वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फॉर्म कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने डाल्टन एटॉमिक लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एवोगाड्रो लॉ, गेल-लुसाइक लॉ, ये 5 चीजों का डिस्कशन कर लिया है। होपफुली यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो इसके नोट्स हम इंस्टाग्राम पे डाल देंगे कुछ देर में, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो लगेगा उसे अंडरलाइन होपफुली आपने कर लिया होगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।